हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 49। सिद्धांत उसके बगल बैठते हुए बोला। बदले में अंशिका सिर झुकाए मुस्कुराती रही। अब तो खुश लग रही हो। वैसे कैसे लगा था? सिद्धांत उसकी तरफ खिसकते हुए बोला। अंशिका ने नासमझी में उसे देखा। जब गले लगाया था, होठों पर मुस्कुराहट सजाए वो बोला, तो अपनी नज़र नीचे ही किए रही। चेहरा एकदम से गंभीर हो गया। सिद्धांत उसके और करीब पहुंच गया। इनफ सिद्धांत, जब तक लड़की को खुद की बाहों में न देखता सुकून नहीं मिल सकता। तुम मर्दों को हाँफते हुए लगभग चीख ही पड़ी थी। सिद्धांत शॉक्ड रह गया। उसके इस खुशगवार मूड को उसने कितना गलत रंग दे दिया। कुछ देर दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। एक की आंखों में बेयकीनी थी तो दूसरे की आंखों में झुंझलाहट, गुस्सा और बदगुमानी के मिले जुले भाव थे। मेरे प्रेम को अगर तुम गलत कहती हो तो गलत ही सही, पर इस तरह बदनाम न करो। न चाहते मुझे तो नहीं सही, पर इस तरह कहने का कोई अधिकार नहीं तुम्हें। आज अभी और इसी वक्त मैं वादा करता हूँ तुमसे, अब बिना मर्जी के तुम्हें ना हाथ लगाऊंगा न पास जाऊंगा। अब तुम खुद आओगे मेरे पास, मैं नहीं। सिद्धांत उसे अचंभित छोड़ कर बाहर निकल गया। आज दिल में इतने तूफान उठ रहे थे जिन्हें वो दबा नहीं सकता था। बारिश से भीगती हवेली से बाहर निकला वो तेजी से एक और बढ़ने लगा। अंशिका उसके ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। उसे तो वैसे भी गुस्सा जल्दी आता था, पर आज उसने हद ही कर दी। वो पछतावे से घिर गई, पर हिम्मत न हो सकी उसके पीछे जाकर उसे रोकने की। बारिश में भीगता हुआ दीवार से सटा हुआ एकटक सामने बारिश की बूंदों को देखे जा रहा था। नज़र बूंदों पर ज़रूर थी, पर जहन तो कहीं और ही था। उसके लिए कितना इंतज़ार किया, खुद को बदल डाली। माँ से भी नाराज़गी मोड़ ली। उसकी मोहब्बत में शायद उतनी ताकत न थी जो अंशिका के दिल पर दस्तक दे देती। वो तो उसके सारे गमों को अपने सीने में जज्ब करना चाहता था। उसको आंसुओं के बदले अपने प्यार की ठंडी फुहार से उसे हंसने पर मजबूर करना चाहता था। इतना अरसा साथ रहने के बाद भी अगर वो उस पर ऐसा इल्ज़ाम लगाकर उसकी मोहब्बत का मजाक बनाती है तो उसकी खफा होना तो जायज़ ही था। अंशिका ने उसे पत्थर से मोम बनाया था और आज वो दोबारा उस पत्थर बनाने में मजबूर कर गई। नन्हा पीयूष भले ही छोटा था, पर उसकी हरकतें ऐसी थी कि ललिता जी परेशान हो जाया करती। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था इसे घर में आए हुए। जब तक निमेश होता वो शांत रहता। वो बाप की गोद में सुकून से सोता रहता। जहाँ वो ऑफिस के लिए निकल जाता उसकी चीखों का सिलसिला शुरू हो जाता। ललिता जी के साथ अनामिका भी हैरान थी उसकी इस आदत से। माँ होने के बाद भी वो उसके पास बस अपनी ज़रूरतें भर ही रहता सुकून से, बाकी समय वो बेचैन रहता। ऐसे तो नवजात बच्चों का ज़्यादातर समय सोने में जाता था, पर पीयूष साधारण बच्चों से अलग था। वो दूध पीकर भी नहीं सोता था। उसे नींद निमेश के पास आने उसकी गोद में ही आती थी। ऐसा नहीं था कि वो दिन भर जागता ही रहता था, पर जब जब सोता कुछ ही लम्हों में दोबारा उठ जाता। निमेश को उसको बेहद लगाव था। जितना वो उसके लिए रोता था, तड़पता था, निमेश भी उतना ही बेचैन होता उसके पास आने के लिए। ऑफिस जाकर भी वो दिन में कई बार उसकी खैरियत मालूम करता था। घर भी जल्दी आने की हर मुमकिन कोशिश करता था। अनामिका उसके इस तरह के व्यवहार पर खुश हो जाती। ललिता जी को भी चैन मिल जाता उसके आने से कि कम से कम उसका भोंपू अब शांत हो जाता था। घर के नौकर भी परेशान रहते थे, पर कहते कुछ न थे। अनामिका की सेहत अब काफ़ी सही हो गई थी। वो घर के अंदर बाहर धीरे धीरे टहलती, अपने बच्चे को भी लेने की कोशिश करती, पर अभी तक पूरी तरह स्वस्थ होने में वक्त था। जो ललिता जी उसकी तबीयत को देखते हुए निमेश के ही घर आकर ठहरी हुई थी। इतना ज़्यादा क्यों रोता है मोम? मैंने तो सुना था कि छोटे बच्चे ज़्यादातर सोते रहते हैं। अनामिका पीयूष के रोने का देख इरिटेट होती हुई बोली। ललिता जी के चेहरे पर एक साया सा गुजरा। सब बच्चे ऐसे जैसे नहीं होते बेटा, ये वैसे भी अलग है। ललिता की जुबान से ये बात जाने कैसे फिसल गई। अनामिका आचार्य से उन्हें देखने लगी। अल्लाह के पर कैसे? अरे मेरा मतलब ये तुम्हारी तरह ही बिल्कुल ज़िद्दी और निमेश के जैसे गुस्से। बात संभालते ही बोली तो अनामिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उधर निमेश ऑफिस में बैठा सोच में डूबा था। इतने दिनों की मसरूफियत के बाद उसे अंशिका से मिलने की बेचैनी फिर से जोर पकड़ने लगी। पेन को उंगलियों में फंसाए वह लगातार कुछ सोचे जा रहा था। अब तो अनामिका का बच्चा भी हो गया था। उसने फ़ोन उठाया और किसी नंबर डायल करने लगा। मेरे लिए एक अच्छी सी कार का बंदोबस्त करो जिसका नंबर बिल्कुल नया हो, और वो कार भी यहाँ की न होनी चाहिए। दूसरी तरफ से हामी भरने की आवाज़ से वो मुतमईन हो गया और रिसीवर हाथ में लिए वो सोचने लगा कैसा होगा वो पल जब वो और अंशिका एक दूसरे को दोबारा देखेंगे। सोचकर ही वो एक्साइटेड हो रहा था। भूल गया था वो कि वो बाप बन चुका है और अनामिका के साथ उस बच्चे की जिम्मेदारी उसके कंधे पर थी। रात के जाने कौन से पहर वो हवेली के अंदर दोबारा लौटा था। शादी के माहौल को ख़राब नहीं करना चाहता था। अंदर आया अंशिका सो रही थी। एक नज़र भी उस पर डाले बगैर वो वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। कपड़े लेकर वो वॉशरूम चला गया। बुरी तरह से भीग चुका था वो।
पानी की आवाज़ पर अंशिका ने मुड़कर उस रूम की तरफ देखा। वो उठ बैठी थी। आधी रात को भी नहीं लौटने से वो परेशान थी, पर खुद को किसी तरह उनके काबिल नहीं समझती थी और उसके बारे में उसे खुलकर बात भी करना चाहती थी। सिद्धांत एक अच्छी लड़की डिस्टर्ब करता है, एक ऐसी तलाकशुदा लड़की नहीं जो पहले ही किसी के साथ अपने जज्बात, अपने एहसासात शेयर कर चुकी थी। दिल से ही भले निमेश का नामो निशान नहीं था, पर वो मोहब्बत कर चुकी थी उससे। सिद्धांत को उसके जैसी ही लड़की चाहिए जो मन और तन से शुद्ध हो। आंखों में लाली थी, कहीं न कहीं वो उससे अच्छा लगने लगा था। वॉशरूम का दरवाजा जैसे ही खुला, अंशिका का दिल जोर से धक धक करने लगा, मानो पहली बार उसे देखा हो। आई एम सॉरी सिद्धांत, अंशिका ने उसके पीछे खड़े होकर कहा, जो न जाने क्या उलट पलट कर देख रहा था। हाथ जरूर रुके पर मुड़कर नहीं देखा उसे। तुमने कोई गलती नहीं की है, जाओ सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। उसके लहजे के ठंडेपन ने उसको एक पल में अजनबी बना दिया था और कुछ कहने की हिम्मत भी न थी उसमें। सीधा जाकर बेड पर लेट गई। उसे कुछ देर देखने के बाद करवट बदलकर सोने की नाकाम कोशिश करने लगी। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये थी जिस्म की भूख भाग 49। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।